Hello students, a very warm welcome in today's class. आज हम इनकम टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अपनी क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की कंप्यूटेशन आज की क्लास में हम अपने पास डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनकम टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन इनकम। और इनकम टैक्स एक्ट में इनकम को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट इज इनकम अंडर द हेड सैलरी। अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है, उसे सैलरी से इनकम हो सकती है। फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को इनकम हो सकती है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इंडिया में इनकम अर्न की जा सकती है पीजीबीपी से। इनकम अर्न की जा सकती है कैपिटल गेन्स से, और इनकम अर्न की जा सकती है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस से। इस तरह से इनकम को इनकम टैक्स एक्ट ने 5 कैटेगरीज में सब डिवाइड किया है। इन पांचों इनकम्स का नेचर अलग अलग है। इसको अर्न करने के लिए किए जाने वाले खर्चों का नेचर अलग अलग है। इसको कवरेज करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस अलग अलग हैं। जैसे हम सबसे पहले अगर बात करें इनकम अंडर द हेड सैलरी, इसके बारे में हमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 15 में बताया गया है। यह हमें बताता है कि सैलरी इनकम किसे कहते हैं, यह कैसे अर्न की जाती है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 22 में डिफाइंड है, जो हमें यह बताता है कि हाउस प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। पीजीबीपी के लिए सेक्शन 28 है। कैपिटल गेन्स के लिए सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 है, और अदर सोर्सेस हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आज हम अपनी क्लास में यह डिस्कस करेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जब भी इनकम टैक्स में किसी भी इनकम के ऊपर टैक्स लगाने के बारे में बताया जाता है, तो सबसे पहले हमारे पास हमें उस इनकम की मीनिंग को डिफाइन किया गया है। उस इनकम का मीनिंग बताया गया है। इसे हम बेसिस ऑफ चार्ज कहते हैं। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर हेड में हमारे पास कौन कौन सी इनकम्स को कवर किया जाएगा। इस पर्टिकुलर हेड में किसी भी इनकम को टैक्सेबल करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हमारे पास हमें चेक करनी होंगी। दूसरी बात जो हमें अपने पास किसी भी हेड में पढ़नी होती है, वो होता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग मतलब इस पर्टिकुलर हेड की इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड क्या होगा। आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालना चाहते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी। और तीसरी और आखिरी बात जो हमें अपने पास पढ़नी है किसी भी चैप्टर को शुरू करने के लिए, वो है मेथड ऑफ कंप्यूटेशन। मतलब इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो इस तरह से हमें अपने पास किसी भी चैप्टर की शुरुआत इन 3 बातों से करनी होती है। तो दोस्तों, आज हम अपने पास यही 3 बातों से अपने चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम जो अपने पास डिस्कस करेंगे हाउस प्रॉपर्टी में, वो होगा हाउस प्रॉपर्टी का बेसिस ऑफ चार्ज। तो आइए शुरू करते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो हम सबसे पहले अपने पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी का बेसिस ऑफ चार्ज डिस्कस करने जा रहे हैं। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी का बेसिस ऑफ चार्ज हमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 22 में बताया गया है, और यह हमसे कहता है
कि सर एनुअल वैल्यू ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। देखिए एनुअल वैल्यू ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू ऑफ विच असेसी इज द ओनर। ध्यान से सुनिए, हमें अपने पास सबसे पहले जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे टैक्स लगाना है तो हमारी यहां पर पहली कंडीशन है कि देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। एनुअल वैल्यू आप समझने के लिए समझ सकते हैं, एनुअल रेंट को कहते हैं, एक साल का रेंट किसका, बिल्डिंग का। और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, लैंड अपर्टेनेंट देयर टू मतलब, लैंड अपर्टेनेंट देयर टू का मतलब है लैंड अटैच्ड टू द बिल्डिंग। मतलब हमें अपने पास एनुअल वैल्यू निकालनी है ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू ऑफ विच असेसी इज द ओनर। मतलब हाउस प्रॉपर्टी में इनकम को टैक्सेबल करने के लिए हमारी कंडीशन यह है कि असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। अगर आप बिल्डिंग के मालिक हैं तभी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल की जाएगी। अगर आप बिल्डिंग के मालिक नहीं हैं तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। जैसे सपोज आप एक बिल्डिंग को किराए पर लें एंड देन उसे आगे फर्दर सबलेट कर दें, तो सबलेटिंग से होने वाली इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। अदर देन दोज पोर्शंस ऑफ द बिल्डिंग विच वर यूज्ड बाय द असेसी फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब अगर बिल्डिंग का कोई हिस्सा आप अपने खुद के बिजनेस में यूज करेंगे तो वो पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं किया जाएगा, वो पोर्शन पीजीबीपी में लेकर जाया जाएगा। शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो दोस्तों एक बार ध्यान से दोबारा से सुनिए, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम के टैक्सेबल होने की कंडीशन यह है कि देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए या बिल्डिंग से अटैच्ड लैंड जिससे आपको रेंट रिसीव हो रहा हो। आप इस बिल्डिंग के मालिक होने चाहिए और ये बिल्डिंग आपके खुद के बिजनेस में यूज नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस आपने कंप्लीट की देन दिस इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक बार दोबारा से समझिए ध्यान से। हमारी पहली कंडीशन थी कि एनुअल वैल्यू ऑफ एनी लैंड ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। सेकेंड कंडीशन ऑफ विच असेसी इज द ओनर, असेसी बिल्डिंग का मालिक होना चाहिए, हम जिसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बिल्डिंग का मालिक होना चाहिए। और तीसरी बात, ये बिल्डिंग आपके खुद के बिजनेस में यूज नहीं होनी चाहिए। अगर ये बिल्डिंग आपके खुद के बिजनेस में यूज हो रही है देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, नॉट अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फिर हम इसको अपने पास पीजीबीपी में लेकर जाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी में लेकर नहीं आएंगे। अगर ये तीनों बातें आपने पूरी की, बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, असेसी मस्ट बी द ओनर एंड बिल्डिंग आपके बिजनेस में यूज नहीं होनी चाहिए, तो ये इनकम आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल की जाएगी। अदरवाइज ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, इसको हम टैक्सेबल करेंगे अंडर द हेड पीजीबीपी। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं कि हमें रेंटल इनकम बिल्डिंग के अलावा और कैसे कैसे मिल सकती है। जैसे जैसे सपोज हमें रेंट रिसीव हो रहा है फर्नीचर से, प्लांट एंड मशीनरी से, तो सोचिए जैसा भी हमने सेक्शन 22 में डिस्कस किया, क्या यह इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी? तो दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी की पहली कंडीशन, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। ध्यान से देखिए, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट बिल्डिंग, और क्योंकि ये बिल्डिंग नहीं है इसीलिए ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। तो अब सवाल ये उठता है हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी तो जाएगी कहां? देखिए, क्या रेंटल इनकम सैलरी हो सकती है? नहीं, सैलरी जॉब करके मिलती है। क्योंकि ये बिल्डिंग का रेंट नहीं है इसलिए ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता। क्या ये पीजीबीपी हो सकता है? आंसर इज यस, ये पीजीबीपी हो सकता है अगर अगर आपका बिजनेस है फर्नीचर को किराए पर देना, लाइक अ टेंट हाउस वाला।
उसका काम ही होता है कि वो फर्नीचर किराए पर देता है। ऐसे में हमारे पास रेंटल इनकम ऑफ फर्नीचर पीजीवीपी में कवर किया जा सकता है। कैपिटल गेन का मतलब होता है एसेट को बेचकर, दोस्तों बेचकर होने वाली इनकम, किराए पर देकर नहीं। तो रेंटल इनकम ऑफ फर्नीचर, रेंटल इनकम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल गेन्स में नहीं आ सकता। और आखिरी बात, क्या ये अदर सोर्सेज हो सकता है? यस, हो सकता है। अगर ये मेरा बिजनेस ना हो कि मैं फर्नीचर को किराए पर देता हूं, तो ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो सकता है। लाइक मेरे पास मान लीजिए सपोज 100 चेयर्स हैं जिसमें मैं अपनी कोचिंग में बच्चों को बिठाकर पढ़ा रहा हूं। फिर किसी दिन किसी ने आकर हमसे कहा कि सर एक दिन के लिए चेयर्स किराए पर दे दीजिए। हमने उसे किराए पर दे दी और उससे 5000 रुपीज रेंट ले लिया। ये जो 5000 रुपीज रेंट है, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी है? तो बच्चों, ये रेंट मिला है फर्नीचर से, चेयर्स से, बिल्डिंग से नहीं। इसलिए ये हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। मेरा बिजनेस पढ़ाना है, मेरा बिजनेस, मेरा प्रोफेशन बच्चों को पढ़ाना है, फर्नीचर किराए पर देना नहीं है। इसलिए ये मेरे लिए पीजीबीपी नहीं हो सकता। तो फिर मेरे लिए ये इनकम है क्या? मैं इस इनकम को टैक्सेबल करूंगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो रेंटल इनकम अगर आपको बिल्डिंग के अलावा किसी भी चीज से मिलती है, देन दिस इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी। ये या तो आपके लिए होगा पीजीबीपी या फिर होगा अदर सोर्सेस। इसी तरह से सोचिए, हमें अपने पास रेंट मिला, सपोज एक खाली प्लॉट ऑफ लैंड से, देयर इज नो बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग ना हो तो अगर बिल्डिंग ना हो तो फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में खाली प्लॉट ऑफ लैंड से मिलने वाला रेंट हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। फिर इसको कहां टैक्सेबल करेंगे? जैसा भी हमने डिस्कस किया, फर्नीचर के केस में, प्लांट एंड मशीनरी के केस में, ये रेंटल इनकम भी जाएगी या तो पीजीबीपी में या फिर अदर सोर्सेज में, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इनकम। अगर ये आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी, बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेस। तो दोस्तों, यहां पर हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हमारे पास रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कब टैक्सेबल होती है। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, रेंटल इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में कवर करने के लिए हमने यहां पर जो कंडीशंस डिस्कस की, हमने कहा सर एनुअल वैल्यू ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू, ऑफ विच assessee is the owner other than those portions of such building as occupied by the owner for his own business or profession। सोचिए, मेरी अपनी बिल्डिंग में ना मैं खुद ही बिजनेस कर रहा हूं। अगर आप अपनी खुद की बिल्डिंग में बिजनेस करें तो क्या आप अपने आप से रेंट चार्ज कर सकते हैं? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, नो वन कैन पेज टू हिमसेल्फ। मिस्टर राम अपने आप को 100 रुपीज पे करना चाहते हैं, तो बताइए क्या करें? इन्होंने अपनी पैंट की जेब से 100 रुपए निकाले और शर्ट की जेब में रख लिए। क्या इन्होंने अपने आप को पैसे दे दिए? नो, इट इज नॉट सो। नो वन कैन पेज टू हिमसेल्फ। कोई आदमी अपने आप को पैसे नहीं दे सकता। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर, अगर आप अपनी खुद की शॉप के अंदर अपना खुद का बिजनेस करने लगे तो हम इस इनकम को टैक्सेबल नहीं कर सकते, क्योंकि असेसी कभी भी अपने आप से रेंट चार्ज नहीं कर सकता। दिस इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे में अगर मैं अपनी खुद की दुकान के अंदर बिजनेस करने लगूं तो मैं अपने आप से रेंट नहीं चार्ज करूंगा। तो फिर क्या यहां पर मेरी इनकम कैलकुलेट होनी चाहिए? इनकम टैक्स कहता है सर नहीं, यहां पर आपकी इनकम कैलकुलेट नहीं होगी, बल्कि यहां पर आपके खर्चे आपके पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर आएंगे। हो सकता है कि आपको इस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस करानी पड़ती हो सकता है कि आप इसके ऊपर और दूसरे खर्चे करें, लाइक वाइट वॉश। हो सकता है आप इस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा लें। जब बिल्डिंग को यूज करेंगे तो जरूर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर ये सारे खर्चे हम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर शो कराएंगे।
अगर कोई बिल्डिंग आप अपने खुद के बिजनेस में यूज करते हैं तो ये बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी में नहीं पीजीबीपी में कवर की जाएगी। इसके बारे में हम बहुत जल्दी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इनकम की कंप्यूटेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो अभी हम बात ये कर रहे हैं कि जब भी आप अपने पास इनकम की कैलकुलेशन करेंगे तो इनकम की कैलकुलेशन के लिए हमें अपने पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने में 3 कंडीशंस को चेक करना होगा। सबसे पहले हमें देखना है एनुअल वैल्यू ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू ऑफ विच assessee is the owner other than those portions of building or portions of such building as occupied by the owner for his own business or profession shall be taxable under the head house property। बार बार आपके लिए मैंने रिपीट किया बेसिस ऑफ चार्ज को। मैंने आपको यह बताया कि हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी इनकम्स पर टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन दोस्तों इसकी 2 एक्सेप्शंस भी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक बिल्डिंग को किराए पर देते हैं। सोचिए, आप एक बिल्डिंग के मालिक हैं, आप उसे किराए पर देना चाहते हैं। बताइए, आप बिल्डिंग को किराए पर क्यों देंगे? आप सोचेंगे कि बिल्डिंग को किराए पर दिया जाएगा रेंटल इनकम अर्न करने के लिए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्डिंग को किराए पर देने के पीछे हमारा पर्पस रेंटल इनकम अर्न करना नहीं होता, बल्कि हम बिल्डिंग को किराए पर देते हैं ताकि हमारा खुद का बिजनेस ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकें। जैसे याद कीजिए, बचपन में जब आप स्कूल जाते होंगे तो ज़रूर आपके स्कूल के अंदर एक कैंटीन होगा। स्कूल के अंदर कैंटीन खोलने का पर्पस क्या स्कूल के लिए है? रेंटल इनकम अर्न करना है? तो आंसर इज नो। स्कूल वाले अगर इनकम अर्न करना चाहते तो वहां पर कैंटीन नहीं क्लासरूम बनाते। कैंटीन खोलने का पर्पस रेंटल इनकम अर्न करना नहीं है, बल्कि स्कूल का प्रॉपर फंक्शनिंग है। अगर एक स्कूल के अंदर सपोज कैंटीन ना हो तो स्कूल की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो सकती। स्कूल के अंदर मान लीजिए 2000 स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में रिसेस में बच्चे लंच करना चाहते हैं और कैंटीन अवेलेबल नहीं है, तो फिर बच्चे बाहर जाएंगे। और ये तो आप भी जानते हैं कि 2000 बच्चे बाहर जाएंगे तो वापस कितने आएंगे? शायद 200। तो स्कूल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि बच्चे स्कूल आवर्स में बाहर ना जाएं, और स्कूल आवर्स में बाहर ना जाएं तो उनको स्कूल में कैंटीन फैसिलिटी देना ज़रूरी है। स्कूल अगर अपना कोई स्पेस किसी कैंटीन वाले को किराए पर देता है और बदले में रेंटल इनकम अर्न करता है, देन दिस इनकम शैल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स क्या कहता है सर? दिस इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। इस इनकम को हम पीजीबीपी का पार्ट मानेंगे। यह इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगे। तो अगर आप बिल्डिंग को लेट आउट कर रहे हैं अपने खुद के बिजनेस को एफिशिएंटली रन करने के लिए, तो ये हमारे पास इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं की जाएगी, ये हमारे पास पीजीबीपी का पार्ट मानी जाएगी। और इसी तरह से हमारे पास दूसरी एक्सेप्शन, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पास जब बिल्डिंग को किराए पर देते हैं तो बिल्डिंग के साथ साथ हम कुछ और फैसिलिटीज किराए पर दे देते हैं। जैसे आप लोग कभी हो सकता है किसी होटल के अंदर जाकर ठहरे हों। जब हम किसी होटल के अंदर रूम किराए पर लेते हैं तो हम होटल में सिर्फ रूम नहीं, रूम के साथ साथ कुछ फैसिलिटीज भी लेते हैं हम। और जो किराया हम वहां पर पे करते हैं वो रूम एंड फैसिलिटीज दोनों का होता है। सपोज हमने एक होटल के अंदर रूम किराए पर लिया और 10,000 रुपए वहां पर चार्जेस दिए। इन 10,000 रुपए के चार्जेस में रूम के पैसे भी शामिल हैं, फैसिलिटीज के पैसे भी शामिल हैं। ऐसे में इनकम टैक्स क्या कहता है सर? अगर इस 10,000 रुपीज को हमने हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल किया तो यह इनकम फैसिलिटीज वाले चार्ज के साथ हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगी। इसमें फर्नीचर के पैसे भी होंगे, इसमें हो सकता है खाने के पैसे हों और दूसरी फैसिलिटीज के पैसे हों। ये अमाउंट हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं रूम के साथ फैसिलिटीज के पैसे सेपरेट करके नहीं बता सकता। आप ये नहीं बता सकते कि होटल के कमरे में फर्नीचर का किराया कितना। इसीलिए इनकम टैक्स क्या कहता है सर? इस इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ही नहीं करेंगे और ये पूरी की पूरी इनकम आपके लिए चली जाएगी
पीजीबीपी में अगर ये आपका बिजनेस है तो, और अगर बिजनेस नहीं है तो देन दिस इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। हो सकता है मैं अपने घर में एक पेइंग गेस्ट रख लूं, घर में एक कमरा दूं, साथ में उसे खाना खिलाऊं, उसे कुछ बेसिक फर्नीचर प्रोवाइड करूं, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करूं, एसी लगा दूं कमरे में। ऐसे में दिस इज नॉट माई बिजनेस, ये इनकम टैक्सेबल की जाएगी अदर सोर्सेज में। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अपने घर में पेइंग गेस्ट नहीं रख रहा, बल्कि मैंने एक हॉस्टल खोल लिया, उसके अंदर 25 कमरे बनाकर 100 बच्चों को बेड्स किराए पर दे दिया, अब जो रेंटल इनकम आएगी दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है कि मैं हॉस्टल के कमरे किराए पर दे रहा हूं। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि सर अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं और उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ सामान किराए पर देते हैं और कंपोजिट रेंट चार्ज करते हैं, कंपोजिट रेंट का मतलब होता है दोस्तों कंबाइंड रेंट। कंबाइंड रेंट मतलब जब हमने अपने पास अपनी प्रॉपर्टी का भी रेंट चार्ज किया और प्रॉपर्टी के साथ साथ हमने अपने पास जो सामान किराए पर दिया उसका भी रेंट चार्ज किया, तो इनकम टैक्स कहता है यह इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। इस इनकम को अगर ये आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी, अदरवाइज अदर सोर्सेज में टैक्सेबल किया जाएगा। तो इन केस ऑफ कंपोजिट रेंट इफ इट इज इनसेपरेबल मतलब हम सेपरेट करके नहीं बता सकते कि बिल्डिंग का रेंट कितना और फर्नीचर का रेंट कितना। या इसी तरह से सपोज हमारे पास एक फैक्ट्री है, हमने फैक्ट्री को किराए पर दिया और फैक्ट्री के साथ साथ कुछ प्लांट एंड मशीनरी जो उसमें प्री इंस्टॉल्ड थी हमने किराए पर दे दी। अगर मैं अपने पास फैक्ट्री और मशीनरी को साथ में किराए पर देता हूं और यह सेपरेट करके नहीं बताया जा सकता कि फैक्ट्री का किराया कितना, प्लांट एंड मशीनरी का किराया कितना, तो अब जो रेंटल इनकम आएगी दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी अगर ये आपका बिजनेस है, और अदर सोर्सेज अगर ये आपका बिजनेस नहीं है तो। मान लीजिए मेरे पास 20 फैक्ट्रीज हैं और मैं सिर्फ फैक्ट्रीज को किराए पर देने का काम करता हूं, दिस इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। और मान लीजिए मेरे पास एक ही फैक्ट्री है, पहले उसमें मैं बिजनेस करता था, अब मैंने किसी और को दे दिया, ये मेरा बिजनेस नहीं है, देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। दोस्तों ये बात हो गई बेसिस ऑफ चार्ज की। अब हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि हमारे पास हम जब इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा। देखिए जब भी हम किसी पर्टिकुलर हेड की इनकम निकालते हैं, या बचपन में याद कीजिए जब आप अकाउंट्स पढ़ा करते थे, फाउंडेशन लेवल पर आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ा होगा, तो आपने वहां पर सीखा होगा अकाउंट्स बनाने के दो तरीके होते हैं, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं इनकम निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम कैश बेसिस से इनकम कैलकुलेट करेंगे या एक्रूअल बेसिस से। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन एक्रूअल बेसिस पे की जाएगी। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, हम रोक नहीं रहे। आप कैश बेसिस फॉलो करना चाहते हैं यू कैन फॉलो इट, लेकिन जब आप इनकम टैक्स को अपनी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी बताएंगे, उस पर टैक्स पे करेंगे, तो आपको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ेगा। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इररेस्पेक्टिव कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सा मेथड फॉलो करते हैं। हमें तो टैक्स एक्रूअल बेसिस पे चाहिए। देखिए याद रखिएगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एक्रूअल बेसिस पे निकाली जाएगी। तो आपको याद रखना है एक्रूअल बेसिस का मतलब, एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है इनकम मिले या ना मिले, करंट ईयर की जो भी इनकम होगी वो आपकी इनकम मानी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से एक्सपेंस पे करूं या ना करूं, करंट ईयर का जो भी एक्सपेंस होगा उसे मेरा खर्चा माना जाएगा। तो दोस्तों हमने एक बिल्डिंग किराए पर दी, हमारे किराएदार ने 12 महीने उस बिल्डिंग को यूज किया, लेकिन हमें रेंट सिर्फ 8 महीने के लिए दिया। इररेलीवेंट, आपको 12 महीने के रेंट पर टैक्स देना पड़ेगा। 4 महीने का रेंट हमें अभी नहीं मिला, किराएदार ने कहा जी बाद में दे दूंगा। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, आप जानो और आपका किराएदार, वी आर लीस्ट कंसर्न,
हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस रेंट पर हाथ के हाथ टैक्स चाहिए, आपको इसका टैक्स हमें देना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको 8 महीने का रेंट मिले या फिर बाय चांस 18 महीने का मिल जाए, हमने 6 महीने का रेंट एडवांस में ले लिया, इररेलेवेंट, आपको टैक्स 12 महीने के रेंट पर देना पड़ेगा। तो आपको अपने पास एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम की कैलकुलेशन करनी होगी। तो हमारे पास मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बाद अगला सवाल जो हमारा आता है वो है मेथड ऑफ कंप्यूटेशन का। जब आप इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे तो ये इनकम कैलकुलेट की कैसे जाएगी? इनकम टैक्स क्या कहता है सर? मेथड ऑफ कंप्यूटेशन होगा सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब आप पूछेंगे ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसे कहते हैं? तो समझने के लिए आप इसे कह सकते हैं एनुअल रेंट। मैंने एक बिल्डिंग को किराए पर दिया, रेंट था 1 लाख रुपए महीना, तो 1 साल की रेंटल इनकम 12 लाख रुपए, इसे मैं कहूंगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके बारे में आगे चलकर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना के हिसाब से हमें 12 लाख रुपए का रेंट मिला 1 साल में, ये 12 लाख रुपए ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई। अब मैं अपने पास अपनी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना चाहता हूं। इनकम टैक्स क्या कहता है सर? इनकम की कैलकुलेशन में ना आप 3 चीजें माइनस करेंगे, ओनली 3, सिर्फ 3 चीजें आप इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन में माइनस कर सकते हैं। सबसे पहले निकालिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, 1 साल की रेंटल इनकम, फिर आप उसमें से माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस को। म्यूनिसिपल टैक्स मतलब हाउस टैक्स। देखिए, हाउस टैक्स को हाउस टैक्स कहते हैं, लेकिन ये हाउस टैक्स का मतलब घर के ऊपर लगने वाला टैक्स नहीं होता। हाउस टैक्स का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो हमसे हमारी लोकल अथॉरिटी टैक्स लेती है। जैसे दिल्ली के अंदर एमसीडी, तो आप हाउस टैक्स जमा कराएंगे, म्यूनिसिपल टैक्स जमा कराएंगे, या प्रॉपर्टी टैक्स आप कह सकते हैं। मान लीजिए मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैंने उसे किराए पर दिया, रेंटल इनकम आई 12 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मैंने इसके ऊपर टैक्स दिया, तो अल्टीमेटली 2 लाख रुपए तो खर्च हो गए, तो मेरी इनकम बची 10 लाख रुपए। इनकम टैक्स एक्ट इस इनकम को नाम देता है एनुअल वैल्यू का या नेट एनुअल वैल्यू का, एक ही बात है। तो हमारे पास हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 12 लाख रुपए, 1 लाख रुपए महीना रेंट, 12 महीने का हो गया 12 लाख, 2 लाख रुपए का हमने अपने पास हाउस टैक्स दे दिया, माइनस करेंगे तो हमारी नेट एनुअल वैल्यू आएगी 12 लाख माइनस 2 लैक्स इज इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज। इनकम टैक्स क्या कहता है सर? अब इसमें से ना आप हमसे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये सेक्शन 24 में हमें कौन सी डिडक्शंस मिलेंगी दोस्तों? 2 डिडक्शंस। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन को डिडक्शन फॉर रिपेयर्स भी कहते हैं। यह होती है 30% ऑफ एनएवी। नेट एनुअल वैल्यू का 30% आप अपनी नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। हो सकता है घर खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बिल्डिंग परचेज करने के लिए, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आपने कोई लोन लिया हो, इस लोन पर आप कोई इंटरेस्ट देते हो, ये जितना भी इंटरेस्ट होगा इसे माइनस करा देंगे। बस ये माइनस करने के बाद जो निकल कर आएगा वही होगी हमारी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने पास हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब होता है 1 साल की रेंटल इनकम। 1 साल की रेंटल इनकम में से आपको लेस करने हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय द असेसी और द ओनर ड्यूरिंग द रेलिवेंट ईयर। करंट ईयर में जितना भी टैक्स पे किया माइनस करा देंगे। फिर हम लेस करेंगे यहां से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये होगी 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। और फिर हमारे पास हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, हमने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट। ये दोनों चीजें माइनस करने के बाद हमारे पास निकल कर आएगी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी।
तो दोस्तों इस तरह से ये हमने डिस्कस किया हमारे पास मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब हम अपने पास एक एक करके ये बातें डिटेल में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे अपने पास डिडक्शंस से। सबसे पहले हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हुए हमें कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउ करनी है, और इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं अपने पास म्यूनिसिपल टैक्सेस से। तो देखिए, जब हम अपने पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन में अभी हमने डिस्कस किया कि हम म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन अलाउ करेंगे। ये म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन कैसे दी जाएगी? देखिए, जैसे भी हमने डिस्कस किया, म्यूनिसिपल टैक्स को हम अपने पास हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं। ये हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स जितना भी आप पे करेंगे टू द लोकल अथॉरिटी, इसकी डिडक्शन आपको इनकम टैक्स एक्ट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन में अलाउ करेगा। तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करते हुए हम ये कह रहे हैं, सर आप जितना भी म्यूनिसिपल टैक्स पे करेंगे, हाउस टैक्स पे करेंगे या प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे, एक ही बात है, तीनों एक ही चीज़ है, हम उसकी आपको डिडक्शन देने को तैयार हैं। लेकिन लेकिन हमारी एक कंडीशन है, दिस टैक्स मस्ट बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द असेसी। देखिए, ये बड़ी कमाल की बात है। अभी हमने डिस्कस किया इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन के लिए हमारा मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक्रूवल बेसिस होता है। आप कोई पेमेंट करें या ना करें, आपको खर्चे की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ पेमेंट बेसिस पर अलाउ की जाएगी। म्यूनिसिपल टैक्सेस की आपको डिडक्शन दी जाएगी इफ इट इज एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द असेसी। अगर आप म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट करेंगे तो खर्चे की डिडक्शन मिलेगी, और अगर आप म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे तो खर्चे की डिडक्शन आपको अलाउ नहीं की जाएगी। तो इनकम टैक्स क्या कहता है, सर म्यूनिसिपल टैक्स और हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स लिविड बाय द लोकल आर लिविड बाय द लोकल अथॉरिटी। आपकी जो भी लोकल अथॉरिटी होगी, जैसे दिल्ली में लोकल अथॉरिटी है एमसीडी, मुंबई में है बीएमसी, यह लोकल अथॉरिटी जो टैक्सेस चार्ज करेगी हम आपको उसकी डिडक्शन देने को तैयार हैं। बस याद रखिएगा, दो कंडीशंस आपको पूरी करानी होंगी। पहली बात, दिस टैक्स मस्ट बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने टैक्स का एक्चुअल पेमेंट किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगी, एक्चुअल पेमेंट नहीं किया है तो डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। दूसरी बात, ये जो टैक्स है ये टैक्स ओनर पे करेगा, असेसी पे करेगा, लैंडलॉर्ड पे करेगा, तभी हम इसकी डिडक्शन देंगे। तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, म्यूनिसिपल टैक्स मस्ट बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर। दूसरी बात, म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट लैंडलॉर्ड को करना होगा, असेसी को करना होगा। असेसी का मतलब है टैक्स पेयर। हाउस प्रॉपर्टी के केस में टैक्स पेयर है लैंडलॉर्ड, बिल्डिंग का मालिक। तो बिल्डिंग का मालिक, लैंडलॉर्ड, असेसी, ओनर जितना म्यूनिसिपल टैक्स पे करेगा हम उसको उसकी डिडक्शन अलाउ करने को तैयार हैं। तो म्यूनिसिपल टैक्स मस्ट बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द असेसी। तो अब ध्यान से देखिए, हम ये कह रहे हैं, सर municipal tax shall be allowed as a deduction in the year in which the liability to pay such tax arises or in the year of actual payment, whichever is later. Therefore, if municipal tax for a particular year are not paid by the assessee in that year, then no deduction shall be allowed for such tax in that year. मान लीजिए हमारे ऊपर करंट ईयर में हाउस टैक्स लगा 1,00,000 रुपए का, लेकिन हमने पे नहीं किया। तो इनकम टैक्स क्या कहता है, सर जब तक आप पे नहीं करेंगे ना आपको खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। लेकिन यही टैक्स मान लीजिए हमने नेक्स्ट ईयर में 2 साल का इकट्ठा 2,00,000 रुपए पे कर दिया। इनकम टैक्स क्या कहता है, सर जिस साल में पे करेंगे ना पूरी डिडक्शन आपको दे दी जाएगी। मान लीजिए हमारे ऊपर पिछले 5 साल से टैक्स लग रहा था 1,00,000 रुपए पर एनम के हिसाब से, हम पे नहीं कर रहे थे, और करंट ईयर में हमने 5 साल का इकट्ठा 5,00,000 रुपए पे किया। इनकम टैक्स क्या कहता है, सर आप करंट ईयर में इस पूरे के पूरे 5,00,000 रुपए की डिडक्शन हमसे क्लेम कर सकते हैं। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन आपको उस साल में दी जाएगी जब आप इसका पेमेंट करेंगे।
ठीक है। अगर म्यूनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग है, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। लेकिन अगर आप कोई पुराना म्यूनिसिपल टैक्स भी करंट ईयर में पे करें तो हम आपको उसकी डिडक्शन अलाउ करने को तैयार हैं। तो म्यूनिसिपल टैक्स शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन द ईयर इन विच लाइबिलिटी टू पे सच टैक्स अराइजेज और द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज later. Therefore, if municipal tax of a particular year are not paid by the assessee in that year, then no deduction shall be allowed for such tax in that year. Outstanding tax की deduction नहीं मिलेगी. Deduction shall be allowed in the year in which assessee actually paid such tax. इस टैक्स की डिडक्शन आपको तब मिलेगी जब आप इसका एक्चुअल पेमेंट करेंगे. Whereas if assessee pays the municipal tax in advance, it can be claimed as deduction in the year in which it actually falls due because it is not a tax levied and incurred as a liability. अगर आप कोई टैक्स एडवांस में पे करें तो हम कह रहे हैं जी हम नहीं देंगे डिडक्शन, आप उसकी डिडक्शन तब लेना जब ये ड्यू हो जाए. लेकिन अगर आपके ऊपर टैक्स ड्यू हो गया लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया तो हम ये कह रहे हैं सर इसकी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं की जाएगी. आउटस्टैंडिंग टैक्सेस की डिडक्शन नहीं देंगे. ठीक है. तो सिंपल वर्ड्स में इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द असेसी और ओनर शैल बी अलाउड एज डिडक्शन. जितना टैक्स आप करंट ईयर में पे करेंगे उसकी डिडक्शन हम देने को तैयार हैं. नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ म्यूनिसिपल टैक्सेस आर आउटस्टैंडिंग. अगर ये टैक्स आउटस्टैंडिंग है डिडक्शन नहीं मिलेगी. तीसरी बात, no deduction shall be allowed if the municipal taxes are paid in advance, but deduction for such tax paid in advance shall be allowed in the year in which such taxes actually becomes due. अगर आपके ऊपर करंट ईयर में टैक्स लगा आपने पे नहीं किया, हम कह रहे हैं सर जब पे करो तब छूट लेना. लेकिन अगर आपने एडवांस में पे कर दिया तो हम कह रहे हैं सर जिस साल का टैक्स है ना डिडक्शन उसी साल में देंगे. सिंपल वर्ड्स में आप याद रखने के लिए यह कह सकते हैं कि जिस साल में आपके ऊपर यह टैक्स लगा या जिस साल में आपने इसका पेमेंट किया, विच एवर इज लेटर, जो बाद में होगा उस साल में आपको इसकी डिडक्शन अलाउ की जाएगी. अगर आपके ऊपर करंट ईयर में टैक्स लगा लेकिन आपने करंट ईयर में टैक्स नहीं पे किया तो हम ये कह रहे हैं सर इसकी डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे. एक एग्जाम्पल के जरिए इस बात को समझते हैं. मान लीजिए हमारे ऊपर करंट ईयर में टैक्स लगा 2019-20 में, हमारे ऊपर टैक्स लगा 1 लाख का लेकिन हमने पे नहीं किया. 2021 में दोबारा हमारे ऊपर टैक्स लगा 1 लाख का, हमने पे नहीं किया. 21-22 में हमारे ऊपर फिर टैक्स लगा 1 लाख का, हमने पे नहीं किया. 22-23 में हमारे ऊपर टैक्स लगा 1 लाख का. हमने इस 22-23 में क्या करा कि पिछले 3 साल का टैक्स 3 लाख रुपए, करंट ईयर का टैक्स 1 लाख रुपए और साथ ही साथ अगले 1 साल का एडवांस साथ में दे दिया 23-24 का. इनकम टैक्स कह रहा है सर ये जो पुराना टैक्स और करंट ईयर का टैक्स आपने दिया है ना इसकी डिडक्शन ले लो आप हमसे अभी. दो 2022-23 में जिस साल में आपने इसका पेमेंट किया, लेकिन ये जो 1 लाख रुपए है ये करंट ईयर में ड्यू नहीं हुआ है तो इसकी आपको जो डिडक्शन दी जाएगी वो डिडक्शन हम कब देंगे. इनकम टैक्स क्या कहता है सर, अलाउड इन (2023-24). तो इस तरह से हमें अपने पास चेक करना होगा कि ये टैक्स हमारे ऊपर कब लगा और हमें इसका पेमेंट कब करना होगा. ठीक है. तो दोस्तों ये हमारे पास हमारा एग्जाम्पल हो गया म्यूनिसिपल टैक्स का. आगे सुनिए इसी का सेकंड पॉइंट ध्यान से. इफ म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ अर्लियर ईयर is paid by the assessee or owner during the current year, then deduction shall be allowed in the current year, that is the year of payment for such taxes. जिस साल में आप पुराना टैक्स पे करेंगे उस साल में हम आपको डिडक्शन देने को तैयार हैं. जैसा भी हमने डिस्कस किया, अगर आप 2 साल पुराना टैक्स भी करंट ईयर में पे करें
तो हम आपको उसकी डिडक्शन करंट ईयर में दे देंगे। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ म्यूनिसिपल टैक्सेस आर बोर्न एंड पेड बाय द टेनेंट। अगर मान लीजिए म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट टेनेंट ने किया, हम इसकी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट इज नीदर टू बी एडेड टू द एक्चुअल रेंट नॉट टू बी अलाउड एज डिडक्शन। म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट लैंडलॉर्ड करेगा तभी छूट मिलेगी। अगर म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट टेनेंट ने किया तो हम उसकी कोई भी डिडक्शन नहीं देंगे लैंडलॉर्ड को। हां, याद रखिएगा, मान लीजिए मैं एक दुकान किराए पर लेता हूं और उस दुकान का म्यूनिसिपल टैक्स मैं जमा करा देता हूं किराएदार, तो ये मेरे बिजनेस का खर्चा है, मेरे पीएनएल की डेबिट साइड पर आएगा। हां, इसकी डिडक्शन लैंडलॉर्ड को नहीं दी जाएगी, मालिक को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी जेब से पैसे नहीं गए। फोर्थ पॉइंट, मान लीजिए मैंने जो म्यूनिसिपल टैक्स दिया है ना, वो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर दिया। सपोज वी हैव अ प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, हमारे पास एक फ्लैट है दुबई में और हमने उसका हाउस टैक्स दुबई में पे किया। इनकम टैक्स क्या कहता है, सर ये जो दुबई में आप टैक्स दे रहे हैं ना, हम इसकी डिडक्शन आपको इंडिया में देने को तैयार हैं, बस शर्त एक ही है, इसका एक्चुअल पेमेंट होना जरूरी है। आप टैक्स इंडिया में पे करें या इंडिया के बाहर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टैक्स मस्ट बी एक्चुअली पेड बाय द असेसी। टैक्स का पेमेंट करेंगे तो डिडक्शन मिलेगी, पेमेंट नहीं करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है, हमने अपने पास म्यूनिसिपल टैक्स जमा कराया 5 लाख रुपए, डिडक्शन क्लेम कर ली, बाद में एमसीडी ने, बीएमसी ने, हमारी जो भी लोकल अथॉरिटी है उसने हमें चिट्ठी भेजी कि भाई कैलकुलेशन में गलती हो गई, आपको 5 लाख नहीं 4 लाख जमा कराने थे और उन्होंने हमारे 1 लाख रुपए हमें वापस कर दिए। तो दोस्तों बड़ी कमाल की बात है, मैं 5 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर चुका, डिडक्शन क्लेम करने के 2 साल के बाद एमसीडी से, बीएमसी से, लोकल अथॉरिटी से मुझे 1 लाख रुपए का रिफंड मिला। कमाल की बात यह है, इस 1 लाख रुपए का अब कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, इसे आपकी इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा, यह अमाउंट फुल्ली एग्जम्प्ट है फ्रॉम टैक्स, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो refund by local authority of municipal tax paid which was already allowed as deduction in computation of annual value shall not be taxable, shall not be taxable. Next point, no deduction shall be allowed for municipal tax paid for self occupied property or property which could not be occupied by the assessee due to employment. अगर आप अपने घर का म्यूनिसिपल टैक्स पे करें जिसमें आप रहते हैं, इसके लिए आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। दोस्तों ये आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारे पास बात हो गई म्यूनिसिपल टैक्स से मिलने वाली डिडक्शंस की। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया, अगर आप कोई पुराना म्यूनिसिपल टैक्स करंट ईयर में पे करेंगे, हम आपको उसकी छूट करंट ईयर में देने को तैयार हैं। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगर आप म्यूनिसिपल टैक्स टेनेंट से पे करा रहे हैं तो उसकी डिडक्शन लैंडलॉर्ड को नहीं दी जाएगी। इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी है तो भी हम प्रॉपर्टी के ऊपर म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन देने को तैयार हैं। जो भी अमाउंट आप पे करेंगे हम उसकी डिडक्शन आपको देने को तैयार हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको कोई रिफंड मिलेगा उस पर टैक्स नहीं लगाऊंगा, और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर आप म्यूनिसिपल टैक्स दे रहे हैं आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यह है हमारे पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन। अब हम अपने पास डिस्कस करेंगे सेक्शन 24 की डिडक्शंस, जिसमें हमें अपने पास स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 24A एंड 24B डिस्कस करना है। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।